Hello everyone. Today we are discussing medical investigation, neuroimaging and psychological test. Earlier we already studied about unit 3rd, psychiatric history collection, then major mental status examination, then we studied about mini mental status examination. तो अब उसका एक जो नेक्स्ट पार्ट है साइकेट्रिक असेसमेंट का यूनिट 3rd का मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एंड न्यूरो इमेजिंग एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। और इससे पहले अपन ने जो साइकेट्रिक असेसमेंट के जो फर्स्ट स्टेप थे हमने वो पढ़ लिए हैं, और ये सबसे इसका लास्ट स्टेप है जिसके अंदर अपन कौन कौन सी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस होती है, कौन कौन से न्यूरो इमेजिंग टेस्टिंग्स होती है और कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि साइकेट्रिक असेसमेंट किस तरह से होता है। तो जैसे ही कोई भी पेशेंट अपने किसी भी तरह के कॉग्निटिव या फंक्शनल इम्पेयरमेंट से या ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट की वजह से जब हॉस्पिटल में वो एंटर करता है, एंटर करने के बाद जैसे ही वो आईपीडी और ओपीडी में आता है, और ओपीडी में आने के बाद में वो जैसे ही डॉक्टर के सामने या एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज ए नर्स के सामने हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और हिस्ट्री के लिए अपन ने पूरा डिटेल में इसका अपन ने जो अपना लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर अपन ने टोटली इसको डिस्कस कर लिया है कि कैसे पेशेंट पर्सन की हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं। बिकॉज उस हिस्ट्री से हमें काफ़ी कुछ हमें डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है, हमारे केयर प्लान बनाने में हमें हेल्प मिलती है। जब हिस्ट्री कलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो लेते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दो तरह से होता है। एक हमने मेजर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ा था, और उसके बाद में एक दूसरा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ा। जब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो होता है वो 10 मिनट्स का होता है, उसमें 30 क्वेश्चनर होते हैं, और हमने वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब जब पर्सन की हमने हिस्ट्री ले ली, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर लिया, अब उसके बाद में हम कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। मान लो पेशेंट को एडमिट कर लिया है, ठीक है ना, और अभी भी कंफर्म डायग्नोस नहीं हुआ है कि पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, फंक्शनल है या ऑर्गेनिक है, तो हम कुछ और मेडिकल या न्यूरो इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और साथ साथ में कुछ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन तीन तरह की होती है। एक में मेडिकल हो गई, ठीक है, एक में न्यूरो इमेजिंग हो जाएगी, ठीक है, और एक हो जाएगी साइकोलॉजिकल। इस तरह के 3 तरह के टेस्ट हैं जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर काउंट होते हैं। साथ साथ में जैसे ही पेशेंट को एडमिट करते हैं या पेशेंट को ओपीडी में रहता है, तो जब पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिविटी और साइड इफ़ेक्ट दोनों को असेस करने के लिए ये इनफेक्टिविटी लिखा हुआ है, इसको इफ़ेक्टिविटी रीड करना है। इफ़ेक्टिविटी या इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और उसके साइड इफ़ेक्ट। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट साइकेट्रिक में दो तरह का है, ठीक है ना। दो तरह का ट्रीटमेंट जो बात करते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ट्रीटमेंट बेसिकली दो तरह का है। एक ट्रीटमेंट है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा है नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम 4 तरह की फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी होती है, जिसके अंदर एंटीसाइकोटिक होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, एंटी मेनिक होती है, और एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स होती है। एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मेनिक और एंजियोलाइटिक्स, इस तरह की 4 थेरेपीज़ होती है। जब हम फार्मेकोलॉजिकल या कह सकते हैं केमिकली ड्रग्स अगर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं, तो श्योरिटी है कि कुछ हर ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे मोस्टली एंटीसाइकोटिक के बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखते हैं, उसी तरह से एंटी डिप्रेसेंट के भी दिखते हैं, क्योंकि सारी थेरेपीज़ लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। उसी तरह से अगर दूसरा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ मानते हैं तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल के अंदर जो बेसिकली रहता है वो रहता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी की बात करते हैं ना, तो बेसिकली जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी जो रहती है उसके अंदर हम ये असेस करते हैं, या हम नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर दो चीज़ें यूज़ करते हैं बेसिकली। दो चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो रहती है ईसीटी, और दूसरी रहती है जो साइकोथेरेपीज़ के रूप में हम देते हैं।
अब मैं आपको ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम 3 तरह से करते हैं। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो 3 तरह से हो सकती है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, न्यूरो इमेजिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट। ट्रीटमेंट हम 2 तरह से कहते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में 4 थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीमेनिक, एंटीसाइकोटिक और एंजियोलाइटिक्स। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में 2 तरह की रहती है, एक रहती है ईसीटी और दूसरी रहती है साइकोथेरेपीज़। अब हर थेरेपी के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनको असेस करने के लिए भी हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो कौन कौन से रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो रीड करेंगे, साथ में ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है उसको भी असेस करने के लिए हम इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस में। मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा सीबीसी, कंप्लीट हीमोग्राम। और कंप्लीट हीमोग्राम में क्या होता है, तो कंप्लीट हीमोग्राम में हम टोटल काउंट देखते हैं और डिफरेंशियल काउंट देखते हैं। इसके अलावा ESR, इरेथ्रोसेडिमेंटेशन रेट और हीमोग्लोबिन का लेवल। ये एक तरह का रूटीन स्क्रीनिंग है, सभी जानते हैं। हर बार कभी भी किसी भी कंडीशन के लिए हम जाते हैं तो कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमसे हीमोग्राम तो करवाता ही करवाता है। तो इसीलिए पेशेंट्स का भी हमें क्या करवाना है, कंप्लीट हीमोग्राम कराना है। अब ये किसके लिए इंडिकेटेड है, मेनली जितने भी हम थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, मेनली एंटीसाइकोटिक हो या लिथियम एंटीमेनिक हो, कार्बामेजापाइन हो, ठीक है ना, इनके कुछ नॉर्मली एसोसिएटेड क्या होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, लाइक लिकोपीनिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस, तो इनके लिए हम करते हैं। इसके अलावा रूटीन स्क्रीनिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्लीट हीमोग्राम करते हैं। फिर बात करते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट RFT के लिए। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम एंटीमेनिक या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, तो उनमें कुछ थेरापेटिक लेवल होते हैं। उन थेरापेटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत तरह से वर्क करती है, या किडनी उन ड्रग्स को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करती है। अगर रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं होते हैं तो क्या होगा, किडनी में इम्पेयरमेंट होगा या थेरापेटिक जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे, साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाएंगे। तो इसके लिए रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं कि रीनल एक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। इसके अलावा ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और जो थेरापेटिक लेवल है ड्रग के वो असेस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूरिन एनालिसिस। ये तरह का रूटीन स्क्रीन एग्जामिनेशन है जो हर ड्रग के लिए हम कर सकते हैं, जिस तरह से हम हीमोग्लोबिन या ब्लड एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टेस्ट जो करते हैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में वो है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। ये बेसिकली जो पर्सन एंटी डिप्रेशन जो लेते हैं कंटिन्यूसली या एंटीसाइकोटिक लेते हैं उनके लिए हम करते हैं, और स्पेशली जो अल्कोहलिक डिपेंडेंट हैं। और आपको पता ही है अल्कोहल का सीधा असर किस पर होता है, लीवर पर होता है। तो इसके लिए या जो फैटी पर्सन हैं उनके लिए भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है तो आप सभी जानते ही हैं, SGOT, SGPT, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोथ्रोम्बिन, टाइम बिलिरुबिन लेवल, सीरम प्रोटीन वगैरह ये टेस्ट हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFT। और थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम 3 चीज़ असेस करते ही हैं, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये पर्सन के लिए जो एंटी डिप्रेसिव है, एंटीमेनिक ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस है और मूड डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म वगैरह के कंडीशंस हैं, तो जिनमें मूड डिसऑर्डर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनके लिए भी हम इस तरह से इन टेस्ट को असेस करते हैं ताकि इनका लेवल पता लगाया जा सके और हमें कुछ कॉज फाइंड आउट किए जा सके। इसके बाद हम ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल को असेस करने के लिए फास्टिक और पोस्टमॉर्टल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और एक तरह का रूटीन एग्जामिनेशन भी है आफ्टर 35 ईयर एज। सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम असेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए, ठीक है ना। अगर हम एंटीसाइकोटिक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और उसके लिए हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट को असेस करते हैं ब्लड में, जो हमारे जो वाइटल इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह इस तरह से। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है सीरम लिथियम लेवल, ठीक है ना। ये मेनली जो पेशेंट लिथियम थेरेपी यानी एंटीमेनिक ड्रग्स पर रहता है उसके लिए सीरम लिथियम लेवल हम हर ड्रग्स के देने के बाद में या हर कुछ दिनों के अंदर सीरम लिथियम लेवल को असेस करते रहते हैं। इसी तरह से गामा रेज और ECG करते हैं चेस्ट स्कल को, और ये करते हैं प्रायर टू ECT देने से पहले भी हम इस तरह के टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है जो हम करते हैं, जिसमें अंदर हम CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस,
लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम लिथियम लेवल, गामा रेज और ईसीजी। तो इनके इंडिकेशंस क्या क्या है और इन टेस्ट के अंदर कौन कौन से करते हैं ये आपको पता करना है। ये कुछ कॉमन है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो अपन फर्दर जब डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे या इम्पेयरमेंट कंडीशंस पढ़ेंगे उस टाइम रीड कर लेंगे, बट बेसिकली कॉमन ये होते हैं। अब बात करते हैं न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में, या न्यूरो इमेजिंग टेस्ट कौन कौन से हम साइकेट्रिक असेसमेंट के दौरान करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ईईजी। ईईजी की जब बात करते हैं तो हमारे सामने ईईजी का मीनिंग रहता है। तो ईईजी क्या है? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? तो इसके अंदर हम करते हैं जो ब्रेन वेव्स होती हैं उनको ग्राफिकली रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेन वेव्स को ग्राफिकली रिकॉर्ड करते हैं। और ये कब करते हैं? इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? तो डिमेंशिया, सीजर एंड अदर डीजनरेटिव चेंजेस लाइक पार्किंसन, अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? ईईजी करते हैं। फिर इसके अलावा ब्रेन की स्ट्रक्चर को या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, डायमेंशन को 3D में असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन करते हैं। और ये हम करते हैं सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिमेंशिया में, डिलीरियम में, सीजर्स में, या कुछ साइकोसिस के एपिसोड्स आए हुए हो तो उनके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। और एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और हम सभी इसको जानते भी हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर तो देख ली। अगर हम इंडिविजुअल की ब्रेन की एक्टिविटी को या ब्रेन के फंक्शंस को असेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई के थ्रू हम हेड में मैग्नेटिक फील्ड को असेस करते हैं और उसके थ्रू ब्रेन से जो भी रेडियो एक्टिव वेव्स होती है उनको हम कंप्यूटर के थ्रू असेस करते हैं। और ये बेसिकली किन के लिए इंडिकेटेड है? अगर हमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस देखने हैं ब्रेन में, और या फिर कोई ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक हो गया है, उसके लिए हम एमआरआई को एक्सेस करते हैं। देन बात करते हैं बीम। बीम एक तरह की थेरेपी है जिसको बोलते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैपिंग। तो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसे करते हैं? तो ये बिल्कुल सीटी स्कैन की तरह ही है, बट इसमें रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की यूजिंग फ्लैश लाइट और सडन साउंड के थ्रू। और इसके अंदर हम वही चीज़ें असेस करते हैं जैसे हम जो एक्टिविटी होती है ब्रेन की एक्टिविटी और फंक्शन को जैसे एमआरआई के अंदर करते हैं। इसी तरह से होती है पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी, और इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं ब्रेन के अंदर और वो उसके बाद में हम अलग अलग तरह से इसकी पिक्चर लेते हैं और पिक्चर के थ्रू असेस करते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग किस तरह की है और उसकी फिजियोलॉजी किस तरह की है। या हम असेस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी ब्रेन में कंसंट्रेशन कितनी है, वो चीज़ असेस करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्पेक्ट की। स्पेक्ट का मतलब होता है सिंगल पोजीशन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है ना। ये बहुत ही सिमिलर है पीईटी की तरह, ठीक है ना। बस ये है कि सिंगल पोजीशन एमिशन है ये। इसमें मोस्टली क्या करते हैं कि जो स्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं देन पीईटी वर यूज टू विजुलाइज देन ब्लड फ्लो पैटर्न इन द ब्रेन। जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्रेन के अंदर उसको असेस करते हैं और जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है और उससे हमें इजीली असेस करने में या विजुलाइज करने में आसानी रहती है। तो अगर कोई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, ब्रेन के सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको असेस करने में हमें आसानी रहती है। तो ये कुछ टेस्ट है जो हम किस में करते हैं? न्यूरो इमेजिंग में करते हैं। न्यूरो इमेजिंग का क्लियर कट मतलब होता है कि ब्रेन की इमेज को असेस करना। उसके थ्रू हम ब्रेन की इमेज के थ्रू हम अलग अलग ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ब्रेन में होने वाले जो टिश्यू के अंदर चेंजेस है या टिश्यू की एक्टिविटी है या टिश्यूज़ के थ्रू होने वाले फंक्शंस हैं, उनको हम असेस करते हैं। और ये हमें काफ़ी हेल्प करता है हमारे डायग्नोसिस पर्पस के लिए, हमारे ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिविटी को जानने के लिए और पर्सन की हेल्थ इम्प्रूवमेंट के बारे में। फिर बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट का नाम से क्लियर है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे और ये बेसिकली जो किए जाते हैं वो इंटरव्यू शेड्यूल के थ्रू किए जाते हैं। बेसिकली कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसको टेस्ट ले रहा होता है वो एक इंटरव्यू मेथड होता है। उस इंटरव्यू मेथड के थ्रू वेरियस टाइप के जो स्केल और टेस्ट और मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए जो पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, मोटिव पैटर्न है, सेल्फ कंसेप्ट है, परसेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट है पेशेंट का, इसके अलावा किस तरह से अपने आप को टेकन अप करता है एज ए सोशल रोल, इसके अलावा पर्सन की एंजाइटी, डिप्रेशन लेवल, कोपिंग पैटर्न किस तरह का है, वो असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। मोस्टली साइकोलॉजिकल टेस्ट असेस करने के लिए इंटेलिजेंसी और पर्सनैलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं।
बट कॉमन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आता है पीजीआई मेमोरी स्केल, पीजीआई बैटरी ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन, बेंडर गेस्टल्ट टेस्ट। इसके अलावा जो हमारे निमांस है उसका एक टेस्ट है निमांस न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी ऑफ लोब डिसफंक्शन। ठीक है ना, ये कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल टेस्ट है। जब फर्दर अपन बात करते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट के बारे में, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का ही एक पार्ट है। अब इंटेलिजेंसी जो टेस्ट है वो दो तरह से है, या दो अलग अलग एज ग्रुप के लिए है, फॉर चिल्ड्रन और फॉर एडल्ट। जब चिल्ड्रन की बात करते हैं तो इंटेलिजेंसी टेस्ट का नाम आते ही दिमाग में आ रहा होगा कि आईक्यू, है ना। आईक्यू लेवल या आईक्यू लेवल की हम बहुत सारी बातें करते हैं। अब आईक्यू लेवल क्या है क्या नहीं है ये सभी जानते ही हैं। नॉर्मल आईक्यू लेवल क्या होता है, या नॉर्मल आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 to 110, ये नॉर्मल हमारा आईक्यू लेवल होता है ना, ये सभी को पता ही है। पर आईक्यू लेवल होता क्या है, आईक्यू लेवल हम कैसे असेस करते हैं, तो आईक्यू लेवल को असेस करते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है ना, इस तरह से हम किसी भी पर्सन का आईक्यू लेवल या इंटेलिजेंसी क्वोशंट असेस करते हैं, और ये स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट स्केल के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए हम इंटेलिजेंसी टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सी टेस्ट मेथड यूज़ करते हैं, तो इसके लिए है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट स्केल। इसके अलावा एक और है वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, और यही स्केल जब एडल्ट के लिए आ जाती है तो उसको बोलते हैं वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल। इसके अलावा बिनेट कैमेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी और भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, ये कुछ टेस्ट है जो किसके लिए असेस करते हैं हम साइकोलॉजी में इंटेलिजेंसी को टेस्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। तो जब पर्सनालिटी को असेस करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टेस्ट यूज़ करते हैं, जो इसके नाम आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, समझे हुए होंगे। तो इसके अंदर आता है पहला रोस्टर्स टेस्ट। रोस्टर्स टेस्ट क्या होता है, तो इसको आपको याद होगा कि इसके अंदर सेट ऑफ 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं, इंक ब्लॉट्स होते हैं। इन इंक ब्लॉट्स को हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को कार्ड में, ये इंक ब्लॉट्स होते हैं अलग अलग वेरिएशन की, कुछ इमेज होती है, इंक ब्लॉट्स होते हैं, उनको हम पेशेंट को एक कार्ड देते हैं। उस कार्ड्स के अंदर हम उसको कहते हैं कि इसको डिस्क्राइब करना है। पेशेंट से पूछते हैं कि वाट माइट दिस बी, या व्हाट डज दिस रिमाइंड ऑफ यू। तो इंक ब्लॉट होते हैं कितने सेट के, 10 सेट के होते हैं, किसमें, रोसर्च टेस्ट में, और एक तरह की प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, उसी तरह से एक होता है टैट। टैट का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इस टैट के अंदर क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इस प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें सीरीज ऑफ 30 पिक्चर्स होती है। कितनी होती है, सीरीज ऑफ 30 पिक्चर्स। इन 30 पिक्चर्स को हम पेशेंट्स को कहते हैं कि इनको देखें और एक स्टोरी क्रिएट करें, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं कि पेशेंट का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या नहीं है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इसके अकॉर्डिंग, उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको करता है। तो रोस्टर्स टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दोनों क्या है, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है। इन दोनों के अंदर, रोस्टर्स टेस्ट के अंदर 10 सेट ऑफ इंक ब्लॉट्स होते हैं, वहीं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के अंदर 30 पिक्चर्स ऑफ सीरीज होती है। उसके थ्रू हम उसको स्टोरी क्रिएट करना बोलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो होता है मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये बहुत ही ह्यूज टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अंदर 566 आइटम्स की क्वेश्चनरी होती है। कितनी, 566 आइटम्स की क्वेश्चनरी होती है, किसमें, मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है ना। अब ये जितने भी 566 क्वेश्चनर होते हैं, उनके अंदर उनके सबके रेस्पॉन्स 3 तरह के ही होते हैं। सबका रेस्पॉन्स यानी सबका आंसर किस तरह से होता है, तो वो जो रेस्पॉन्स होता है वो 3 तरह से होता है, ट्रू, फॉल्स और कैनॉट से। मतलब एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चनर पूछेगा तो उसके 3 रेस्पॉन्स में उसको आंसर देना है, कोई 3 में से एक, ट्रू, फॉल्स या कैनॉट से। और इसको असेस करते हैं हिस्टीरिया में, हाइपोमेनिया में, डिप्रेशन में और सिजोफ्रेनिया में। इसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो काफ़ी फेमस है, कैटल्स 16 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसके अंदर कुछ पर्सनैलिटी 16 फैक्टर ट्रेट्स होते हैं, उनको असेस किया जाता है थ्रू द क्वेश्चनर। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में 4 कौन कौन से, रोसर्स टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी टेस्ट और कैटल 16 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसके अंदर 16 जो हमारा कैटल 16 पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, इसके अंदर 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है। ठीक है ना, ये नॉर्मली एडल्ट के लिए होता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो इंटेलिजेंसी टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट ये किस में असेस कर रहे हैं हम, साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं हम कुछ अदर
पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। इसके अंदर 3 टेस्ट आपको याद रखने हैं। एक है ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, एक है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और एक है बेंडर गेस्टल्ट टेस्ट। ठीक है, तो ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट जैसे नाम से क्लियर है, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट का मतलब क्या है? पर्सन को पूछना है कि तुझे फ्रीली एक कोई भी पिक्चर बनानी है किसी पर्सन की, को मेल हो फीमेल हो या किसी बच्चे की, और उसके बाद में जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इसको अपने अकॉर्डिंग इसको असेस करता है कि उसकी कॉग्निटिव या उसको ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट है या नहीं है। तो क्या करना है ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट में? पर्सन को मतलब कि इंडिविजुअल को क्या करना है, एक पर्सन को ड्रॉ करना है और उस ड्राइंग के आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, नाम में क्लियर है सेंटेंस कंप्लीशन। तो उसको क्या करते हैं, इंडिविजुअल को 75 to 100 इनकम्प्लीट सेंटेंस देते हैं और उसके बाद में उससे पूछते हैं कि भाई इनको कंप्लीट करो। अगर वो सारे कंप्लीट करता है तो फिर उसके बाद में हम उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको असेस करते हैं कि उसने किस तरह से ये सारे जो ब्लैंक्स जो इनकम्प्लीट जो क्या सेंटेंस थे वो किस तरह से कंप्लीट किया, कौन कौन से उसमें वर्ड्स यूज़ करे, उसके अकॉर्डिंग पर्सन में फियर है या उसके कौन कौन से गोल है, उसके लाइफ में कौन से कंसर्न है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में हम पता करते हैं। इस तरह से जो एक लास्ट टेस्ट है वो है बेंडर गेस्टल्ट टेस्ट। ये काफ़ी फेमस टेस्ट है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेट होते हैं कार्ड्स के, और हम क्या करते हैं उस पर्सन को कहते हैं कि इसमें एक टाइम में उसको पर्सन को कहते हैं कि एक कार्ड उठाएं, उस कार्ड में एक जियोमेट्रिकल डिज़ाइन उसको डिज़ाइन होती है और उसको वो बनाना होता है। उसके बाद में है क्या करना होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उसको इंटरप्रेट करता है कि उसकी जो जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है वो किस तरह से दिखती है या किस तरह से उसका या लास्ट में परसेप्शन होगा। तो ये 3 तरह के अदर पर्सनैलिटी टेस्ट है, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और बेंडर गेस्टल्ट टेस्ट। बेंडर गेस्टल्ट टेस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें कुछ कार्ड्स होते हैं, उस कार्ड्स के अंदर उसको जियोमेट्रिकल डिज़ाइन बनानी होती है। उस जियोमेट्रिकल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या करता होता है, इंटरप्रिटेशन होता है बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो हमने मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस या मेडिकल टेस्ट पढ़े, मेडिकल टेस्ट के बाद में हमने न्यूरो इमेजिंग टेस्ट पढ़ी, ठीक है ना, और उसके बाद में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़े। साइकोलॉजी टेस्ट में पीजीआई का मेमोरी स्केल, पीजीआई का बैटरी ऑफ ब्रेन डिस्फंक्शन, फिर बेंडल गेस्टल्ट टेस्ट और नीमांस का न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी ऑफ लोब डिस्फंक्शन। ये कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसके बाद इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर हमने चिल्ड्रन में अलग पढ़ा और एडल्ट में अलग पढ़ा। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट में अंदर हमने 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी, रोस्टर्स टेस्ट और थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, फिर कैटल 16 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसके अलावा कुछ अदर है, उसमें ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और बेंडर गेस्टल्ट टेस्ट। इसके अलावा कुछ एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट। ये कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशंस को असेस करने में या उनको डायग्नोस करने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन को साइकोसिस का एपिसोड हुआ है तो उसको असेस करने के लिए हम ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल आती है। इसके अलावा साइकेट्रिक सिम्टम की जो चेकलिस्ट आती है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम पर्सन की एंजाइटी या एंजाइटी कंडीशंस को असेस करने के लिए हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल है, एंजाइटी सेल्फ रेटिंग स्केल है, बैक एंजाइटी रेटिंग स्केल है, ठीक है ना, ट्रेट एंड स्टेट एंजाइटी स्केल है, वो अगर वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल है, जीरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल है, बैक्स डिप्रेशन स्केल है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिजोफ्रेनिया के लिए याद रखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम स्केल PANSS इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम रेटिंग स्केल, जो एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स यूज़ करते हैं सिजोफ्रेनिया में उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम बहुत कॉमन होते हैं, उनको असेस करने के लिए एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के लिए केज क्वेश्चनरी को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो केज क्वेश्चनरी का मतलब होता है कट डाउन, अनॉयंस, गिल्ट और आई ओपनिंग, इनके फर्स्ट वर्ड लिए गए हैं। और इस केज क्वेश्चनरी में हम ये 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, चार क्वेश्चन होते हैं, कट डाउन, अनॉयंस, गिल्ट और आई ओपनिंग रिलेटेड टू अल्कोहल ड्रिंकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करेंगे जब हम अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम को रीड करेंगे। इसके अलावा मेनिया के लिए यंग मेनिया रेटिंग स्केल, मैनिक स्टेट रेटिंग स्केल, OCD के लिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल,
सुसाइड के लिए सुसाइड इंटेंट स्केल और कुछ अदर तरह की कैटेगरी है। तो हमने यूनिट 3 में हमने सबसे पहले साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन पढ़ा, फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 2 तरह से पढ़ा, मेजर और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन लाइक मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और न्यूरो इमेजिंग, और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट। और उसके बाद में मैंने आपको एडिशनली क्या बताया है, कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट बताए हैं जो डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ होते हैं। वह क्लियर? जय हिंद, जय भारत।